हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं इंट्रो टू साइक के यूनिट 2 के पार्ट नंबर 2 के साथ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लर्निंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हमने कर दिया। आज विल बी डूइंग दी एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट लर्निंग। अगर तुमने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है देन आई लिंक इट ओवर हेयर, तुम यहाँ से वो चेकआउट कर लेना। अदरवाइज तुम्हें आज वाला भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो व्हाट कंडीशनिंग इज़ और व्हाट लर्निंग इज़, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑपरेंट लर्निंग या कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट। बिकॉज पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की एप्लीकेशन थोड़ी सी मिक्स मैच हो गई थी। सो वी आर हियर विद द एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. First is acquiring and overcoming fear. Classical conditioning helps explain how fears and phobias develop and can also be used to treat them. So basically because उसमें हम association का role देखते हैं, then we can easily explain कि कैसे आप fear acquire कर रहे हो और आप कैसे उसे overcome कर पाओगे. For example, John B. Watson challenged Freud's idea that phobias arise from the unconscious conflicts. ठीक है, तो फ्रॉइड ने कहा कि जो फोबियाज़ होते हैं, आपके आइडियाज़ होते हैं, दे ऑल अराइज फ्रॉम योर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स. एक्चुअली फ्रॉइड की थ्योरीज वर सो कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर दैट अ लॉट ऑफ थ्योरीज डेवलप्ड आउट ऑफ इट. लाइक पीपल वर ट्राइंग टू प्रूव फ्रॉइड रॉन्ग, एंड उसके चक्कर में बहुत सारी थ्योरीज निकली हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ देम ओनली. तो जॉन बी वॉटसन सेड कि जो फोबियाज होते हैं वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होते हैं, वो आप लर्न करते हो किसी प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस से कनेक्ट करके. ठीक है, जब आपका न्यूट्रल स्टिमुलस जो होता है वो एसोसिएट हो जाता है एक फ्राइटनिंग इवेंट के साथ, तो उससे आपका फियर रिस्पॉन्स आता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द कार क्रैश, सो कार इज़ अ न्यूट्रल stimulus at first, but after you went into a crash it became that conditioned stimulus जिससे कि you got a fear, you got a phobia of it. Okay. Carol's car phobia developed when a single crash paired with car with fear and trauma followed by stimulus generation. तो वो जो सिंगल क्रैश हुआ, जो एसोसिएशन बनी एंड देन यू गॉट स्कैर्ड, तो वो एसोसिएशन जो कार आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया. नाउ एवरी टाइम यू थिंक अबाउट कार यू गेट स्कैर्ड. ठीक है, अब वॉटसन ने एक लिटिल एल्बर्ट करके स्टडी करी थी 1920s के अंदर. वॉटसन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो दैट्स लाइक अ ह्यूज गॉसिप बिहाइंड दिस. तो पहले समझ लो, एंड में टाइम बचा तो आई लेट यू नो क्या था. तो वॉटसन ने डेमॉन्स्ट्रेट करा कि फियर कैसे क्लासिकली कंडीशनड हो सकता है ह्यूमंस के अंदर. तो एक 11 मंथ ओल्ड को उसने लिया जिसका नाम एल्बर्ट था. तो बिफोर कंडीशनिंग एल्बर्ट के कोई भी फियर नहीं था ऑफ अ वाइट एनिमल और अ रैट. तो रैट एक न्यूट्रल स्टिमुलस था. व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, ये मैंने बहुत एवोल्यूशनल साइकोलॉजी के अंदर तुम्हें समझाया था, वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ दीज एनिमल्स, वी आर स्कैर्ड ऑफ लेट्स से स्नेक्स, वी आर स्कैर्ड ऑफ हाइट. ओनली कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे यू आर नेचुरली स्कैर्ड. बाकी फियर जो होते हैं वो सारे आपके थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड कंडीशनिंग आप सीखते हो कि हाँ मुझे इससे डरना चाहिए. तो इनिशियली दैट 11 month old had no fear of a white rat. ठीक है, and each time Albert touched the rat, Watson stuck a steel bar with a hammer, producing a loud frightening noise. तो जैसे ही एल्बर्ट रैट को टच करता था, वॉटसन बहुत तेज़ एक स्टील बार बजाता था और जिससे बहुत 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 तेज़ लाउड नॉइज़ आती थी, एंड उससे वो डर जाता था बच्चा. ठीक है, तो वो जो लाउड नॉइज़ से पेन क्रिएट हो रहा है बच्चे के माइंड के अंदर, दैट इज़ योर अनकंडीशनड स्टिमुलस, बिकॉज ऑब्वियसली वो कॉज होगा बिकॉज ऑफ दैट स्टील बार. एंड सॉरी, इट्स अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो आपका फियर आ रहा है, एंड जो आपका बजा रहे हो आप, दैट इज़ योर अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से हो रहा है, रिस्पॉन्सेज जो अंदर से फियर निकल रहा है. तो जब बहुत बार उसको पेयर करा तो सिर्फ वाइट रैट की प्रेजेंस से एल्बर्ट रोने लग गया. ठीक है, पहले द किड वाज क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट लाउड नॉइस, बट जैसे जैसे वो रैट को टच करते ही पेयर होती गई, देन सिर्फ रैट के देखने तक से द चाइल्ड गॉट सो स्कैर्ड दैट इट स्टार्टेड टू क्राई. Albert now feared other white furry animals also, या grey objects, जिसको हमने generalization का concept पढ़ा था. No extinction procedures were carried out. His later emotional development remains unknown. मतलब उन्होंने इतना वो fear create करवा दिया बच्चे के mind के अंदर, but they did not do anything to debrief that. कुछ भी extinction procedure नहीं करवाया. We have no idea what happened to that kid. What if 20 years later the kid still fears that animal? We have no idea. एविडेंस फॉर कंडीशनड फियर. तो एडिशनल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स रिलायबली डेवलप
fear to neutral stimuli paired with electric shock. Behavior therapies based on classical conditioning are among the most effective treatment for phobias. इसका एक और अगर आप एविडेंस देखा जाए तो रिसर्च ने दिखाया गया है कि अगर आप न्यूट्रल स्टिमुलाई के साथ इलेक्ट्रिक शॉक्स दोगे तो वो सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलाई से भी एनिमल्स डरने लग जाएंगे. ठीक है. एंड फियर अगर लर्न करे जा सकते हैं तो वो अनलर्न भी करे जा सकते हैं. इसलिए बिहेवियर थेरेपी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू ट्रीट योर फोबियाज एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर क्लासिकल कंडीशनिंग. एक लड़का था हुज नेम वाज पीटर एंड उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फियर था रैबिट्स के लिए. धीरे धीरे जब रैबिट को एक्सपोज करवाया पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ पेयर करके तो वो फियर रिस्पॉन्स कम हो गया. ठीक है. एंड यही चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा एक फाउंडेशन बन गई थी आजकल जो एक्सपोजर थेरेपीज़ होती हैं उसके लिए. बीट योर सेंसिटिव डिसेंसिटाइजेशन वाली जो चीज़ है ये करी थी मैरी कवर जोन्स ने करी थी 1924 में फियर के ट्रीटमेंट के लिए. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर करा दी थी. एक्सपोजर थेरेपी की अगर हम बात करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पेशेंट को एक्सपोज करा जाते हैं कंडीशनड स्टिमुलाई के साथ विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस. मतलब जिससे कि फियर आपका धीरे धीरे वो होते जाए डिक्रीज़ होते जाए. ठीक है. ये रियल लाइफ एक्सपोजर भी यूज़ कर सकते हैं इमेजिन्ड एक्सपोजर भी यूज़ कर सकते हैं. इसके मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो कि जोसेफ वोल्प ने डेवलप करी थी. इफ़ यू हैड साइकोलॉजी इन 12th आपने पढ़ा होगा. इन 1958 ही डेवलप दिस. पेशेंट जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक सीखता है ग्रेजुअली एक्सपोज करा जाता है उसको एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई से जो मैंने लास्ट वीडियो में तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था. फ्लडिंग इज़ अनदर थिंग जब एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कर देते हैं फियर्ड स्टिमुलस का. कोई ग्रेजुअल बिल्डअप नहीं होता बस एकदम से आपने एक्सपोज कर दिया कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा कार से डर लगता है तो आपने इमेजिन कर लिया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ट्रैफिक कंडीशन के अंदर ड्राइव कर रहे हो एंड धीरे धीरे उससे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में एकदम से एक्सपोजर दे रहे हो तो धीरे धीरे एंग्जाइटी रिड्यूस होने लग गई उससे बिकॉज यू फिगर्ड आउट ना कि ओके द वर्स्ट दैट कुड हैपन हैज़ हैपेंड. तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला. एक्चुअलिटी में तो मेरे को कोई हार्म नहीं हुआ ना. सो दैट्स हाउ फ्लडिंग वर्क्स. क्लासिकल कंडीशनिंग इन अट्रैक्शन. ठीक है. क्लासिकल कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस करती है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. तो अगर आप न्यूट्रल स्टिमुलाई को एक बहुत नेचुरली अराउजिंग एक्सपीरियंस के साथ पेयर कर दोगे तो वो आपका कंडीशन स्टिमुलस बन सकता है जो अराउजल को ट्रिगर करे. फॉर एग्जांपल क्लोजिंग सेंस जैसे कि यू आर हैंगिंग आउट विद योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड एंड उनको एक पर्टिकुलर परफ्यूम वो पहनते ही पहनते हैं. तो एनी टाइम एनी वेयर यू सेंस दैट परफ्यूम तो आपको एकदम से यू विल रिमेंबर देम. ठीक है. तो वो एक अट्रैक्शन ट्रिगर करता है. अक्रॉस स्पीशीज़ ये देखी जाती है बीट ह्यूमन्स फिश बर्ड्स रैट्स एवरीबडी. अवर्जन थेरेपी की तरह भी यूज़ करती है. अवर्जन थेरेपी में बेसिकली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को रिड्यूस करा जाता है. अनवांटेड बिहेवियर को अनप्लेजेंट अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया जाता है. ठीक है. जैसे कि एक रिपल्जन दिखाना. फॉर एग्जांपल यू आर स्मोकिंग अ लॉट तो आप एवरी टाइम दैट यू स्मोक आपको हल्का से इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर करा जाएगा. तो आपका जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको एक अनप्लेजेंट अनकंडीशनड स्टिमुलाई के साथ पेयर कर दिया गया है. तो एवरी टाइम नाउ यू विल पिक अ सिगरेट यू विल बी लाइक ओ माय गॉड आई गेट इलेक्ट्रिक शॉक. तो आप वो सिगरेट नीचे रख दोगे. ठीक है. जैसे पेडोफाइल्स को चिल्ड्रन की फ़ोटो दिखाई जाती है इलेक्ट्रिक शॉक के साथ पेयर करके. अल्कोहलिक्स को मेडिसिन दी जाती है जिससे नौजिया होता है. तो मान लो आपने अल्कोहल ली तो अल्कोहल में एक मेडिसिन मिला दी जिससे आपका नौजिया हो रहा है. तो एवरी टाइम यू ड्रिंक अल्कोहल यू फील लाइक आई एम वॉमिटिंग एंड देन यू एंड अप वॉमिटिंग. सो एक पॉइंट के बाद आपको लगा कि आई एम नॉट गोना हैव अल्कोहल. यू गेट सो एवर्स टू इट. कंडीशनिंग एंड एटीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो अगर आप एक प्रोडक्ट को पॉजिटिव स्टिमुलाई के साथ पेयर कर देते हो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि लेट्स से क्लोजअप की ऐड के अंदर रणवीर सिंह आएगा. ओके. आई डोंट नो हु द एक्चुअल एक्टर ओवर देयर इज बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल. अगर आएगा एंड यू आर समबडी हु एंजॉयज वॉचिंग रणवीर सिंह की मूवीज़ तो यू आर मोर लाइकली टू बाय दैट प्रोडक्ट. क्लासिकल कंडीशनिंग एंड हेल्थ. कंडीशनिंग जो आपके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज के अंदर. फॉर एग्जांपल एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है. अगर एक न्यूट्रल स्टिमुलस है एक काइंड ऑफ स्मेल है जो आपके एलर्जन के साथ कॉन्स्टेंटली पेयर होती जाएगी तो आपका एक कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है जो एलर्जी को ट्रिगर कर देता है. फॉर एग्जांपल
यू आर एलर्जिक टू अ फ्लावर, ओके, एंड यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे हमेशा एक पर्टिकुलर सेंट रहती है और वो फ्लावर भी वहीं पे रहता है. यू आर एलर्जिक टू दैट फ्लावर, उस सेंट से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि तुम जब भी वहाँ जा रहे हो दैट सेंट इज़ देयर, द नेक्स्ट टाइम यू गो नियर दैट सेंट इटसेल्फ आपको एलर्जी ट्रिगर हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि मान लो एक पेशेंट को गोल्ड फिश देखने से एस्थमा अटैक आ गया, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब भी उसने गोल्ड फिश देखी होगी उसको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे होंगे ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो जब भी वो गोल्ड फिश देखे, नो मैटर व्हाट द एनवायरमेंट इज, दैट पर्सन विल गेट अ एस्थमा अटैक. ठीक है, नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन कैंसर ट्रीटमेंट. कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनड स्टिमुलस होते हैं जिससे कि आपका नॉजिया कॉज होता है, विच इज़ योर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. हॉस्पिटल के रूम्स हो गए या फिर सीरेंजेस हो गई या बिल्डिंग की साइड तक आपको नॉजिया कॉज कर सकती है, बिकॉज अब आपने एसोसिएट कर लिया कि हॉस्पिटल जो है वो कीमोथेरेपी से लिंक है और कीमोथेरेपी से मुझे नॉजिया होता है. तो द मोमेंट यू सी अ हॉस्पिटल तुम्हें हो सकता है बहुत नॉजिया फील हो. ये जो ANV होता है, एंटिसिपेटरी नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ये कंट्रोल करा जा सकता है कुछ टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है, ग्रेजुअल एक्सपोजर होता है अच्छे प्लेजेंट इमेज के साथ पेयर करके, और काउंटर कंडीशनिंग प्रोसीजर्स भी करे जाते हैं. इम्यून सिस्टम की बात करें तो पहले तो एलर्जी वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया, वो इम्यून का ही पार्ट होता है. डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एडर एंड हिज कलीग्स. तो इन्होंने क्या करा कि स्वीट वाटर पेयर्ड विद इम्यून सप्रेसिंग ड्रग कैन बिकम अ कंडीशनड स्टिमुलस दैट अलोन सप्रेसेस द इम्यून एक्टिविटी. अगर मान लो आप मीठे पानी के अंदर वट एवर काइंड ऑफ ड्रिंक दैट यू हैव, उसमें एक इम्यून सप्रेसिंग ड्रग डाल देते हो, वो ड्रग जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो सिर्फ द नेक्स्ट टाइम यू ड्रिंक स्वीट वाटर और रॉवज़ा और दैट पर्टिकुलर ड्रिंक, तो आपकी इम्यून एक्टिविटी बहुत सप्रेस हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली इम्यून एनहांसमेंट वो होता है जब अगर आप किसी चीज़ को एक एफ्राइन के साथ उन्होंने पेयर करा था एक स्वीट चीज़ को अगैन, तो नेक्स्ट टाइम यू हैव दैट स्वीट थिंग आफ्टर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेयरिंग्स, तो आपकी इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी ऑलरेडी अपने आप बढ़ने लग जाएगी. ठीक है, फिर अगर मान लो क्लिनिकली हम बात कर जाएं तो इन माइस विद ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशनड इम्यून सप्रेशन रिड्यूस मोर्टालिटी, कि एक माइस था, चूहा था जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ था, अगर आपने उस पर लाइक कंडीशन कराई है इसी वे के अंदर, यू वर्कड इट आउट, इम्यून सप्रेशन करा आपने, तो उसकी मोर्टालिटी रिड्यूस हो गई. और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं एंड इनफैक्ट इट्स वेरी इफेक्टफुल एज वेल. एंड एक 11-year-old गर्ल को उन्होंने अपनी इम्यून कंडीशन ओवरकम करने के लिए भी बहुत हेल्प करा था. नाउ विल मूव टू ऑपरेंट कंडीशनिंग. अगर तुम्हें क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छे से याद नहीं है तो मेक श्योर दैट यू गो ओवर योर नोट्स एक बार, बिकॉज यू माइट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द टू. सो जस्ट ब्रिंग आउट योर नोटबुक और पेन और वट एवर दैट यू आर यूजिंग, एंड साथ साथ में एक बार पहले रिवाइज कर लो वीडियो को पॉज करके. आफ्टर दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. अब देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग तो बहुत इफेक्टिव है, बट इट इज़ इफेक्टिव ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग योर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज, जैसे कि सैलिवेट कर देना, जो ऑटोमेटिक अब आपके इनबिल्ट हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, उन रिस्पॉन्सेज के लिए इट इज़ वेरी गुड. बट वॉलेंटरी बिहेवियर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि वो आस्क अ डॉग टू सिट एंड द डॉग सिट्स, यू आस्क समबडी टू डू देयर वर्क एंड देन दे एंड अप डूइंग देयर वर्क. तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स वॉलेंटरी ना. मैं चाहूँ तो मैं काम नहीं करूँगी जो आगे वाला मुझे कह रहा है, इट्स माई चॉइस. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल आवर चॉइस. ये जो एक्शंस होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करता है खुद से, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं हो रहा. ऐसे बिहेवियर्स लर्न करे जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रोसेस से, जहाँ पे लर्निंग एक कॉन्सिक्वेंस की वजह से होती है. अब देखो, थॉर्नडाइक का पहले हम लॉ और इफेक्ट पढ़ते हैं. अब तुम कहोगे कि यार BF स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप थॉर्नडाइक को क्यों ला रहे हो? सो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. थॉर्नडाइक वॉज द पर्सन जिसने एक बेस सेट करा था. तो एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने ये एग्जामिन करा कि एनिमल्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं एक पजल बॉक्स को यूज़ करके. ठीक है, जो हम अंदर से ओपन कर सकते थे एक स्पेसिफिक एक्ट को कर. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, हंग्री कैट्स को एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बार्स को स्क्रैच कर रहे थे, फ्लोर को डिग कर रहे थे, अंटिल इवेंचुअली उन्होंने बाय चांस एक करेक्ट एक्शन कर दिया और वहाँ से वो एस्केप होके अपने फूड तक पहुँच गए. तो जब बार बार ट्रायल हुए तो कैट्स जो थे वो इम्प्रूव करने लग गई, उन्हें टाइम कम लगने लग गया सेम एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, करेक्ट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए.
थॉर्नडाइक ने कहा कि भाई ये लर्निंग इनसाइड से नहीं हुई है बट ये ट्रायल एंड एरर से हुई है, जहाँ उन्हें पता लगा कि यार मैं स्क्रैच कर रही हूँ बॉक्स को तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं फ्लोर में बहुत ज़्यादा खुदाई करने की कोशिश कर रही हूँ तब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट अगर जब मैं वो लेवल प्रेस कर रही हूँ देन आई कैन गेट आउट एंड गेट माई फूड। तो इनइफेक्टिव बिहेवियर को उन्होंने एलिमिनेट करा और इफेक्टिव बिहेवियर को फॉलो करा। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एंड लॉ ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये 1991 में इन्होंने दिया था। थॉर्नडाइक ने कहा कि ये जो प्रोसेस है इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल था कुछ पर्टिकुलर आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेटिंग कि उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ इफेक्ट ये होता है कि जो बिहेवियर्स अगर सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस के साथ हो रहे हैं तो वो बिहेवियर बढ़ेगा, और अगर कोई एनोइंग या अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस के साथ हो रहा है तो वो बिहेवियर कम होगा। और ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल बन गया हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का। अब अगर हम स्किनर्स एनालिसिस की बात करें तो बी एफ स्किनर ने हमारा थॉर्नडाइक के वर्क को ही एक्सपैंड करा। उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे ऑपरेट कर रहा होता है। इट इज़ द लर्निंग इन विच बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आपका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो वो बिहेवियर बढ़ेगा, अगर आपका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है तो वो बिहेवियर डाउन जाएगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किनर्स बॉक्स, सो व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ चैम्बर विद अ लेवर एंड अ फूड डिस्पेंसर, ठीक है। तो हंग्री रैट एक्सीडेंटली जब भी लेवर को प्रेस कर देता था पैलेट वाज डिलीवर्ड, ठीक है, तो उसको रैट्स यूज्ड टू ईट। तो कम्युलेटिव रिकॉर्डर शोज दैट लेवल प्रेसिंग जो थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, बिकॉज द नाउ द रैट हैज़ लर्नड कि वेन एवर इट प्रेसेस द लेवर इट विल गेट फूड, ठीक है। तो इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा और पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को वीक करेगी, ठीक है। तो रीइंफोर्सर एंड पनिशर्स आर डिफाइंड फंक्शनली बाय देयर ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन बिहेवियर। उनको डिफाइन ऐसे करे जाते हैं कि उनका इफेक्ट क्या है बिहेवियर के ऊपर, ओके। So when we're talking about operant behavior, B.F. Skinner expanded his ideas. Okay, this has already been done, no? So when we are talking about reinforcement and punishment, Skinner identified two major type of consequences. Okay. सो स्किनर ने दो टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करा था। पहला था रीइंफोर्समेंट, दूसरा था पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट बेसिकली आपका बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है आपके रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर। पनिशमेंट जो है उसी बिहेवियर को वीकन करती है रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी कम करवा कर, ठीक है। अगर मान लो रैट को पता है कि एक लेवर को प्रेस करके फूड मिलेगा तो प्रेसिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि एवरी टाइम द रैट प्रेसेस इट उसको फूड मिल रहा है, तो ये रीइंफोर्समेंट हुआ। मगर अगर वही लेवर को प्रेस करने से इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा तो वो डिक्रीज होते जाएगा, बिकॉज नाउ द रैट नोज कि हाँ आई एम गेटिंग पेन आउट ऑफ इट, तो दैट इज पनिशमेंट, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर हम एक पर्सनल अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्किनर ने इसको एक बिहेवियरल पैरेलल की तरह देखा। तो उन्होंने कहा कि जो भी बिहेवियर फेवरेबल आउटकम्स के साथ फॉलो होते हैं वो रिटेन हो जाएंगे, और जो भी बिहेवियर्स के बाद आपका अनफेवरेबल आउटकम होता है वो डिमिनिश होंगे, ठीक है। तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के साथ इसको कंपेयर कर दिया। नेचुरल सिलेक्शन, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें आपको सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपके कंटिन्यू होती जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के जाओगे। हाउ ह्यूमंस यूज्ड टू बी लाइक स्टैंड लाइक दिस, देन स्टैंड लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन अब हम 90 डिग्री पे खड़े होने की हमारे पास कैपेबिलिटी है, बट हम खुद अगैन वी हैव स्टार्टेड टू बिकम लाइक दिस, आवर पोस्चर इज बिकमिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ सो मच डिपेंडेंसी ऑन आवर फोन और वट एवर, रीड कर रहे हो, सब कर रहे हो, नीचे रुक के काम कर रहे हो, तो यू आर गोइंग डाउन टू वॉट यू केम फ्रॉम। सो प्लीज डोंट डू दैट। यू हैव द एबिलिटी टू बी एट 90 डिग्रीज, तो बी एट 90 डिग्रीज, ठीक है। अब दिस इज योर क्लासिक जो स्किनर्स बॉक्स थॉर्नडाइक का बॉक्स वाला एक था एक्सपेरिमेंट। तो ट्रायल एंड एरर के बाद कैट को समझ आ गया कि हाँ भाई हमें बॉक्स ओपन करने के लिए लेवर प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि ये ओपन होके इसके पास फूड आएगा, ठीक है। मेजरिंग, रीइंफोर्सिंग एंड ऑपरेंट। हाँ, तो बी एफ स्किनर जैसे रैट को देख रहे थे, तो रैट जब भी लेवर को प्रेस करता था तो एक अंदर से लाइट ओपन हो जाती थी, ठीक है। तो जस्ट बिलो द रैट्स फ्रंट पॉज एन ऑरेंज लाइट टू द लेफ्ट ऑफ इट पॉज। Food reinforcer is automatically delivered by the apparatus to the left of the box and the rat performance is displayed on the cumulative recorder. तो बेसिकली ये इनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करी थी इन्होंने
एंड जब भी वो प्रेस करता था तो एक ऑरेंज लाइट चलती थी, एंड जो फूड था वो लेफ्ट साइड पर डिलीवर होता था, देन द कैट यूज टू मूव, द माउस यूज टू मूव ओवर देयर, ठीक है. एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉन्टेजेंसी. तो 3 टर्म कॉन्टेजेंसी दी थी इन्होंने. पहली तो था हमारा एंटीसीडेंट, जो बिहेवियर से पहले स्टिमुलाई है, जो इन्वायरमेंट या जो वेरिएबल बिहेवियर होने से पहले है. फिर बिहेवियर ऑब्वियसली जो तुम कर रहे हो, और कॉन्सिक्वेंस वो रिजल्ट जो आपका उसके बाद आ रहा है, ठीक है. अगर देखो आपने एक डॉग को कहा सिट, और डॉग बैठ जाता है और डॉग को रिसीव हो रहा है फूड, तो डॉग विल थिंक कि हाँ नाउ एवरी टाइम आई सिट, एवरी टाइम आई फॉलो वट एवर दिस पर्सन सेज, आई विल गेट फूड. तो वो एक एसोसिएशन बन गई. अब वहाँ पे क्योंकि एंड में कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिल रहा है, री-इन्फोर्समेंट मिल रही है, देन द डॉग विल फॉलो मोर, ठीक है. जब भी बंदा बोलेगा, उनका ट्रेनर बोलेगा, द डॉग विल फॉलो बिकॉज डॉग नोज कि हाँ मुझे फूड मिलने वाला है. जो रिलेशनशिप है बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंस के बीच में, उसको हम कॉन्टिजेंसी कहते हैं. कॉन्टिजेंसी हमारी 3 टाइप की होती है, आई टेल यू अभी आगे. There is a discriminative stimuli as well. Not all stimuli signal reinforcement. A stimulus indicates whether a response will produce a certain consequence. Is a discriminative stimuli. देखो सारी स्टिमुलाई जो होती है वो रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है कि देंगी. एक ऐसा स्टिमुलस जो इंडिकेट करता है कि रिस्पॉन्स जो है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस देगा या नहीं देगा, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस. जैसे अभी हमने जनरलाइजेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था एज अ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. तो उसमें क्या था, जनरलाइजेबिलिटी के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ से हो रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर एल्बर्ट को जैसे पहले वाइट रैट से डर लगने लगा, उसके बाद उसको सारे वाइट फरी एनिमल से डरने लग गया, तो वो आपकी जनरलाइजेबिलिटी हो गई. अगर वो डर सिर्फ रैट तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो वो डिस्क्रिमिनेटिव होगा, क्योंकि उसको पता लग रहा है कि हाँ सिर्फ रैट के पीछे वो लाउड नॉइज आ रही है. तो सिमिलरली इट वर्क्स ओवर हियर कि आपको एक डिफरेंस करना आ जाता है कि मुझे इस स्टिमुलस के बाद रिवॉर्ड मिलेगा, इसके बाद रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है. जैसे रैट जो है वो लेवर को तभी प्रेस करता है जब लाइट ऑन है, क्योंकि उसी टाइम पे होता है जब आपका फूड अपीयर होता है, ठीक है. तो उसका एक्सपेरिमेंट वाज बेसिकली जब भी ऑरेंज लाइट ऑन होती थी और बंदा जो रैट है वो लेवर को प्रेस करता था तो फूड डिलीवर हो जाता था. बट जब ऑरेंज लाइट ऑन नहीं होती थी और वो कितनी ही लेवर को प्रेस कर दे, फूड नहीं मिलेगा. देन वी हैव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज अ रिस्पॉन्स. In positive reinforcement, a response is strengthened by presentation of a stimulus after the response. तो एक रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस की प्रेजेंटेशन के बाद एनहांस हो जाता है, ठीक है. इफ़ आई गॉट 100 on 100 in my test and my parents took me out to a very fancy cafe, I'll try my best to get 100 next time also, ठीक है. अगर एक एम्प्लॉय को आप बहुत अच्छा प्रेस कर रहे हो कि तुमने अच्छे से काम करा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, ये वो, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आगे भी अपना काम जल्दी और अच्छे से कंप्लीट करेगा बिकॉज उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है. वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स, ठीक, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स. ओके, प्राइमरी वो होते हैं जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनेट हैं, जैसे आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज थिंग्स, तो वो इनेट होते हैं. सेकेंडरी वो होते हैं जो एक एसोसिएशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सेज के साथ. मनी, प्रेज, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, ठीक है. अब मान लो यू आर फीडिंग अ डॉग एंड यू आर डूइंग दिस थिंग कि अगर आप डॉग को वो दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, वो फॉलो कर रहा है, देन यू आर गिविंग द डॉग द फूड. तो उसके बाद जब तुम उसको कहोगे कि गुड डॉग, वेरी गुड, वेल डन, ये वो, तो वो एक सेकेंडरी रीइंफोर्सर बन जाता है. तो आपकी वो एक इट इज़ नॉट योर बेसिक नीड बट इट स्टिल मेक्स यू फील गुड, तो उससे भी आपका बिहेवियर एनहांस होता है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तो एक अब देखो रीइंफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा. डोंट थिंक कि आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब हम बिहेवियर बढ़ा रहे हो और नेगेटिव में हम गिरा रहे हैं, नहीं. पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जब तक है तब तक आपका बिहेवियर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होती है जब आप किसी एवर्सिव स्टिमुलस को हटा देते हो, ठीक है. जैसे आपका बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आपने उस पर मेडिसिन ले ली, एस्पिरिन ले ली, तो आपके जो एस्पिरिन है उससे आप अवॉइड कर रहे हो अपना हेडेक, तो हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं आपका एस्पिरिन इनटेक बढ़े. वाई? बिकॉज इट इज़ लेटिंग यू गो ऑफ अ अवर्सिव स्टिमुलस, लेटिंग यू गो ऑफ अ पेनफुल थिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू. जैसे कि जब आपका वो होता है विंटर्स होती है तो यू नीड अ ब्लैंकेट, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज़.
देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट, तो पनिशमेंट एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है जिससे कि आपका बिहेवियर वीक होता है. पॉजिटिव पनिशमेंट होती है जिसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस टू रिड्यूस द बिहेवियर. ठीक है, तो पनिशमेंट में हमेशा हमेशा बिहेवियर रिड्यूस होगा. जहाँ पे भी पॉजिटिव है उसमें आप कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जहाँ पे भी नेगेटिव है उसमें आप कोई चीज़ वापस ले रहे हो. ये दिस थिंग विल वर्क फॉर योर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बोथ. तो पॉजिटिव पनिशमेंट में ये होता है कि अगर मान लो आप कोई पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहे हो एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, तो यू आर गिवन अ शॉक और यू आर गिवन एनी थिंग दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल. फॉर एग्जाम्पल आपको डांट पड़ गई या योर पेरेंट मे बी हिट्स यू, मतलब इट्स वेरी रॉन्ग थिंग, बट या इट्स अ टाइप ऑफ अ पॉजिटिव पनिशमेंट. ठीक है, आप कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जो आगे वाले के लिए पेनफुल है, तो उससे बिहेवियर कम होगा. नेगेटिव वो होता है जब आप एक डिज़ायरेबल स्टिमुलस हटा लेते हो. यू डिड नॉट गेट मार्क्स, आई एम टेकिंग अवे योर फोन. ठीक है, तो आपने जो चीज़ बंदे को पसंद है वो चीज़ उससे वापस ले ली कि यू आर नॉट गेटिंग इट टिल यू डू अ पर्टिकुलर थिंग. कर दो कि यूर टिल यू डू नॉट डू अ पर्टिकुलर thing, you are not gonna get this phone back or anything. So that comes under your negative punishment. Then we have operant extension. Operant extension is basically a previously reinforced response weakens and disappears if no longer reinforced. ठीक है, if I'm being if I'm giving you chocolates for getting 100 and 100 in your exam, and after a point I stop giving you chocolates because now I feel कि हाँ you are smart enough and you are just gonna do it, but now that you are not getting that reinforcement, आपका वो जो motivation है it goes away. So after a point, if it's no longer being reinforced, maybe your behavior will stop. Maybe you'll stop working hard. Then we have resistance to extension, the degree to which a non-reinforced response persists. Pattern of prior reinforcement strongly influences the resistant. तो देखो basically I'll go more into it when I am talking about the schedules of reinforcement, but to give you a basic idea, what happens is कि that operant extension can happen, but there are certain cases when it does not happen. कि जैसे कि हो सकता है कि एक होता है कि if I'm giving my dog a command to sit and I'm giving them food, after a while when I stop giving them food, maybe the dog will stop following my command. Okay, it also depends कि मैं किस पैटर्न के अंदर वो दे रही हूँ. Okay, maybe if I'm giving it after every reinforcement, after every time a behavior occurs I'm giving food, then तो वो बहुत जल्दी रोकेगा. ठीक है, but after let's say I'm waiting for 20 times a behavior occurs, then I am giving that reinforcement. तो the motivation is there. तो उसमें अगर 20 का 25 भी हो गया, the behavior will still persist. Similarly, if you are giving it in more of a variable schedule कि you don't have any fixed number कि जब मन करता है तब you give, but you are still pairing it with that particular behavior. So now the person or the animal or whoever you are training on this thing, they don't know कि हाँ मुझे reward कब मिलेगा. They are still in that anticipation of getting a reward that they are motivated and they are doing it because they are like नहीं आज भी नहीं तो कभी तो we'll get it. ठीक है. Operant extension as an alternative to punishment, ignoring attention seeking misbehavior can extinguish it, simultaneously reinforce desirable behavior. इसको भी also say like okay no, that's a different thing, I'll tell you later. तो हाँ सुनो, अगर आप पनिशमेंट देते हो उसकी जगह आप ऑपरेंट एक्सटेंशन भी कर सकते हो. ठीक है, लेट्स से टीनेजर will come and start yelling because they want attention. That's a very normal thing, that's a very common phenomenon, please don't be offended by it. तो अगर उन्हें टेंशन आप देना ही बंद कर दोगे, इफ़ यू स्टॉप एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देम, इफ़ यू स्टॉप गेटिंग इरीटेटेड, देन उनको वो रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है ना, देन दे विल स्टॉप दैट बिहेवियर. तो इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट ऑपरेंट एक्सटेंशन ऑल्सो वर्क्स. देयर इज ऑल्सो अ फिनोमेनन कॉल्ड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ में अप्लाई कर रहे होते हो. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रही होती है जब आप उन्हें कुछ अच्छा दे रहे होते हो, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही होती है जब आप उनसे कुछ पेनफुल ले रहे होते हो, ऑल एट द सेम टाइम. नाउ यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट. क्या हो सकता है? थिंक ऑफ इट. ठीक है, नाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. आई नो बहुत ओवरलैपिंग लग रहा है बिकॉज ओवरलैपिंग है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ सिनेरियोज, ये बहुत चीज़ें 90% ऑफ द टाइम साथ में ही वर्क करती है बिकॉज वी आर नॉट सो रोबोटिक कि हम एक पे डिपेंड हो जाएं. ठीक है, अगर हम बिहेवियर की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग में बहुत रिफ्लेक्सिव बिहेवियर हो जाते हैं. इट जस्ट गेट्स इनबिल्ट इन योर सिस्टम. तो आपका वो वॉलंटरी भी नहीं होता, वो हो रहा है कि आप कार को देख के डर रहे हो. इट इज़ नॉट बाय योर चॉइस, वो हो रही है आपके साथ चीज़. वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो आप वो वॉलंटरी कर रहे हो. ठीक है,
आप मतलब अपनी चॉइस से रिस्पॉन्स एमिट कर रहे हो। एसोसिएशन में क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्लासिक कंडीशन स्टिमुलस को आप अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करते हो, जिससे कि आपका अनकंडीशन कंडीशन रिस्पॉन्स निकलता है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंसेस के साथ करते हो। देन वी हैव ऑर्डर ऑफ इवेंट। तो इसमें क्या होता है, क्लासिकल में पहले आपको कुछ स्टिमुलस दिखाते हो आप, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स निकल के आता है। ओपोनेंट में उल्टा है कि पहले आपका रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। देन वी हैव ओवरलैप इन रियल लाइफ। मैंने बता ही दिया कि ओवरलैप रहेगा ही रहेगा। मान लो कि यू आर इन अ क्लास एंड टीचर बहुत ज़्यादा ऐसे बोर्ड पे लिख रही है, उनका चॉक इज मेकिंग अ वेरी वियर्ड साउंड, तो वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है जिससे कि डिस्कम्फर्ट ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो अपने ईयर कवर कर लेते हैं टू रिड्यूस दैट डिस्कम्फर्ट कि यार ये बड़ा तेज़ आवाज़ आ रही है, या जैसे कई बार ऐसे होता है माइक आप चेक कर रहे हो तो एकदम से माइक में बहुत स्क्वीकिंग्स की आवाज़ आने लग जाती है, तो यू जस्ट कवर योर ईयर बिकॉज इट्स सो चुभने वाली आवाज़। तो वो जो आप ईयर कवर कर रहे हो दैट इज़ योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आप खुद को, आप अपने आप से वो पेन को टेक अवे कर रहे हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नॉइज जो आ रही है और उस नॉइज से जो आपको अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रही है, दैट इज़ योर क्लासिकल कंडीशनिंग वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। आफ्टर दैट विल कम टू द शेड्यूल्स। तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो मैंने तुम्हें बता दिया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब बिहेवियर इंक्रीज होता है एक डिज़ायरेबल आउटकम के बाद। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है जब आपने कुछ नेगेटिव चीज़ हटा दी वहाँ से। पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर बिहेवियर वीक हो रहा है क्योंकि उसके बाद आप कुछ अनप्लेजेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर बिहेवियर जो है वो वीकन होता है क्योंकि आप एक अपनी पसंद की चीज़ को हटा रहे हो वहाँ से। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो एज पर ऑपरेंट कंडीशनिंग आर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। दो मेजर टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है जो रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करती है, और दो मेजर टाइप की पनिशमेंट होती है जो उन्हें वीक करती है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, ओके। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो एक्सटेंशन से भी वीकन होता है, ठीक है। अभी जो मैंने तुम्हें समझाया था, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर डिफाइंड फंक्शनली बाय देयर ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। अगर एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं इंक्रीज कर रहा, इफ इट्स नॉट अ रीइंफोर्सर फॉर दैट थिंग, ओके। रिवॉर्ड आजकल के टर्म में हम बहुत ज़्यादा लूजली यूज़ कर लेते हैं, बट बिहेवियरिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर बोला जाए, बिकॉज वो एक्चुअली मतलब इफेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है कि हाँ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉजिंग दैट बिहेवियर का इंक्रीज, नॉट समथिंग सब्जेक्टिव। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज, ठीक है। तो अब देखो, तुमने नोटिस करा होगा मैं खुद बोलते बोलते कई बार आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे मुंह से कंडीशनिंग निकल जा रहा है रीइंफोर्समेंट की जगह, है ना। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो ओवर दीज थिंग्स अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन। आई एम एबल टू करेक्ट माई सेल्फ इमीडिएटली बिकॉज आई नो दैट इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, बिकॉज मुझे कोर डिफरेंस पता है दोनों के बीच में, बट दीज थिंग्स आर सो ओवरलैपिंग इन नेचर यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। सो मेक अ टेबल वेर एट वन साइड यू आर राइटिंग योर कंडीशनड रिस्पॉन्सेज, जो आपका CS, UCS, UCR और CR है वो एक जगह लिखो, और ये 4 टाइप की रीइंफोर्समेंट दूसरी तरफ लिखो, सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ एन डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो when we're talking about positive reinforcement, it occurs when a response is strengthened by the presentation of a stimulus that follows it. ये डेफिनेशन में समझा चुकी हूँ तुम लोग को ऑलरेडी। जैसे कि रैट को फूड मिल रहा है लेवर प्रेस करने के बाद, तो लेवर प्रेसिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉय को आप प्रोजेक्ट के लिए प्रेस कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट और ज़्यादा कंप्लीट करे जा रहा है, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग। कॉमन पॉजिटिव रीइंफोर्सर आपके फूड, ड्रिंक, कंफर्टिंग, कॉन्टैक्ट, अटेंशन, प्रेज, मनी, ये मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन वी हैव रिवॉर्ड्स वर्सेस रीइंफोर्सर्स, ठीक है। अ डिलीवर्ड रिवॉर्ड, जैसे कि आपको टॉय मिल रहा है क्लीनिंग के लिए, इट फंक्शंस एज अ रीइंफोर्सर ओनली इफ बिहेवियर इंक्रीजेज इन फ्यूचर, ठीक है। रिवॉर्ड तो वो होता है कि आपने बस दे दिया, अगर उस रिवॉर्ड से बिहेवियर इंक्रीज नहीं हो रहा देन इट इज़ नॉट अ रीइंफोर्सर, इट इज़ जस्ट अ रिवॉर्ड। इफ़ आई गिव यू अ चॉकलेट फॉर स्कोरिंग गुड इन योर एग्जाम, तो आपने बस उसको एज अ हैप्पी मोमेंट लेके ख़त्म कर दिया, यू डिड नॉट स्टडी हार्ड द नेक्स्ट टाइम एंड यू डिड नॉट डू एनीथिंग एंड लेट्स से यू गॉट अ 30 आउट ऑफ 100, तो तुम्हारा बिहेवियर वहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ, तो वो सिर्फ एक रिवॉर्ड था, वो रीइंफोर्सर नहीं हुआ। अगर मैं तुम्हें देती और उससे तुम्हारा बिहेवियर इंक्रीज होता एंड देन आई वुड हैव गिवन द सेम थिंग टू यू अगैन एंड देन अगैन यू वुड हैव गॉटन, तो वो जब साइकिल चलती देन इट वुड हैव बीन अ रीइंफोर्सर। प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस मैंने बता दिया तुम लोग को, ठीक है। इंटरैक्शन आई हैव टोल्ड यू।
the only reason I've repeated things in these slides is because when you'll go through the PPT, you'll read things again and again and again and again, तो तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी. Negative reinforcement strengthens a response by removal or avoidance of an aversive stimulus. Negative reinforcement में आप चीज़ों को हटा देते हो तो उससे behavior increase होता है. ठीक है. Negative reinforcement punishment नहीं होता है. It increases the behavior. It helps organisms to escape from and avoid aversive situations. Operant extension भी I have told you, but let's go over it once again. तो operant extension is basically जब आपका behavior weaken होते जाता है disappearance की वजह से reinforcer के. ठीक है. तो रेजिस्टेंस जो होती है वो आपके डिपेंड करती है कि आपने कितनी स्ट्रांगली पहले वो पैटर्न को इस्टेब्लिश करा था, किस शेड्यूल के साथ इस्टेब्लिश करा था. रियल वर्ल्ड परसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो चैरिटी सॉलिसिटर्स में परसिस्ट डिस्पाइट मैनी रिजेक्शंस. ठीक है. तो जो लोग चैरिटी देते हैं दिल स्टिल डू इट विदाउट इवन इफ दे आर लाइक रिजेक्शंस और व्हाटएवर. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाई यू आर डूइंग समथिंग. क्लिनिकल पेरेंटिंग एप्लीकेशन की बात करें तो ऑपरेंट एक्सटेंशन कैन बी एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू पनिशमेंट टू इग्नोर अटेंशन सीकिंग मिसबिहेवियर वाइल रीइंफोर्सिंग डिजायरेबल बिहेवियर. ठीक है. Then we have aversive punishment, response cost and negative punishment. ठीक है. Aversive punishment वो होती है when a response is weakened by presentation of a aversive stimulus. ठीक है. आपने कुछ नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजह से आपका बिहेवियर कम हो गया. ठीक है. रैपिड सप्रेशन ये प्रोड्यूस कर सकता है जहाँ पे इमीडिएटली चीज़ को स्टॉप करवाना है. नेक्स्ट इज़ योर रिस्पॉन्स कॉस्ट और नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें आपका एक डिज़ायरेबल चीज़ को निकाल दिया जाता है, आपसे ले लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टाइम आउट, या फिर यू नो इफ़ यू यूज़ टू वॉच बेस्ट ऑफ लक निक्की देन देयर वाज अ पनिशमेंट चेयर दैट दे यूज़ टू हैव, जिसमें वो निक्की को वहाँ बिठा देते थे वेन एवर दे डिड समथिंग रॉन्ग. एंड देयर वाज दिस वेरी फेमस not a famous episode but there was this episode in where that Avtar Singh says कि निक्की तुम इस चेयर पे क्यों बैठे हो, तो वो कहती है कि आई एम सिटिंग हेयर बिकॉज आई डिड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो कहते हैं कि अच्छा मुझे लगा था ये तो सनी की चेयर थी बिकॉज सनी डिड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. अगर तुमने बेस्ट ऑफ लक निक्की थिंग देखा है डोंट वरी, इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट टू योर सिलेबस, इट्स जस्ट एग्जाम्पल. जिसने देखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी. लिमिट्स एंड साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दोनों फॉर्म के जो ये पनिशमेंट्स है, बीटर और रिस्पॉन्स कॉस्ट और अवर्सिव पनिशमेंट, इससे आपका बिहेवियर कम तो हो रहा है बट एक अल्टरनेटिव बिहेवियर नहीं हो रहा है. उससे हो सकता है आपके नेगेटिव इमोशंस आ गए और आप पनिशर को अवॉइड करने लग गए. ठीक है. पनिशमेंट कैन इनएडवर्टेंटली रीइंफोर्स द वेरी बिहेवियर इट इंटेंड्स टू रिड्यूस. हो सकता है कि यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैव द मोस्ट स्पॉइल्ड चिल्ड्रन. Why does that happen? Because you just start avoiding your reinforcer. You just stop avoiding that punishment. You just stop avoiding the person who's giving you the punishment. And तुम उनके पीठ पीछे सब कर रहे होते हो. So उसका कोई alternative introduce नहीं करवा रहे हो. Parents are telling you not to smoke, but they are not telling you what to do instead of smoking. Okay. तो अगर आपको मैक्सिमम इफेक्टिवनेस चाहिए देन पनिशमेंट जो है इट शुड बी इमीडिएट एंड कंसिस्टेंट. ठीक है. मतलब आफ्टर एवरी ट्रांसग्रेशन इट शुड हैपन एंड आफ्टर जस्ट आफ्टर अ पर्सन डज दैट बिहेवियर इट शुड हैपन एंड इट शुड बी इंटेंस, कि इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि बहुत ही ओवर हो जाए बट सफिशिएंटली इंटेंस होनी चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी सिग्नल्ड बाय अ डिस्क्रिमिनेटिव क्यू. कंडीशंस आर डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू मीट. ठीक है. मतलब इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट इज सपोज टू बी देयर एंड इट इज़ नॉट कि अगर आई एम हियर टुडे एंड इफ आई डू दिस एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि ये तो घर पे ही कह सकते हैं, बाहर कुछ नहीं कह सकते वाली चीज़. तो वो डिस्क्रिमिनेटिव क्यों नहीं होना चाहिए एज पर व्हाट स्किनर सेड. स्किनर आर्ग्यूड कि हाँ पनिशमेंट कैन वर्क फॉर शॉर्ट टर्म थिंग्स बट लॉन्ग टर्म चेंज के लिए इट इज़ नॉट रियली एफिशिएंट. ठीक है. इवन दो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में मे बी हो सकता है कि उसके बेनिफिट्स मिले. आई एम वेरी अगेंस्ट दिस. ठीक है. सो अगर हम रीइंफोर्समेंट का बात करें तो दिस इज़ अगैन अ चार्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम योर पैसर एंड स्मिथ ओनली. तो अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है तो रिस्पॉन्स होगा और स्टिमुलस जैसे ही आपको कॉन्सिक्वेंस उसका मिल गया तो रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा. नेगेटिव में रिस्पॉन्स हुआ, अगर एक पेनफुल चीज़ को हटा दिया तो रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा. ऑपरेंट एक्सटेंशन के अंदर रिस्पॉन्स हुआ, रीइंफोर्सर नहीं मिला, रिस्पॉन्स कम हो जाएगा.
ठीक है. अवर्सिव पनिशमेंट, सो बेसिकली अवर्सिव पनिशमेंट इज योर पॉजिटिव पनिशमेंट, रिस्पॉन्स कॉस्ट इज योर नेगेटिव पनिशमेंट. इट्स जस्ट डिफरेंट वेज टू पुट इट, मोर फैंसी टर्म्स, क्योंकि उन्होंने था कि रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, पनिशमेंट में कुछ अलग करते हैं. तो अवर्सिव में रिस्पॉन्स होता है, एक अवर्सिव स्टिमुलस आप प्रेजेंट करते हो एंड रिस्पॉन्स कम हो जाता है. रिस्पॉन्स कॉस्ट में रिस्पॉन्स होता है, कुछ स्टिमुलस ले लेते हो तो रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है. Try to pair these with your real life examples and try to observe more things in your life कि अच्छा this person did this, okay this comes under positive reinforcement or this comes under classical conditioning. So it will help you strengthen your concepts. Now let's talk about timing, reciprocity and practical implications. Okay, go over your notes, go over the things that you have done till now. After that come back, pause कर लो, 2 मिनट भी नहीं लगने अगर तुमने मेन चीज़ें बस देखनी है. ये 4 चीज़ें मेन देख लो क्या होती हैं, 5. आफ्टर दैट यू कम बैक. ओके, ताकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो. इमीडिएट वर्सेस डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप इमीडिएटली आफ्टर कॉन्सिक्वेंस दे रहे हो तो आपका बिहेवियर जो होगा वो बढ़ेगा, वो जल्दी ही बढ़ेगा. मतलब वाई? बिकॉज वो एकदम आपको पता है कि हाँ एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस इज़ हैपनिंग. बाद में अगर आप 1 घंटे बाद वो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दे रहे हो तो लगेगा कि कोई और रीज़न भी हो सकता है. बट जब आप इमीडिएटली आफ्टर दे रहे हो देन इट इज़ कि हाँ उसी के पीछे हो रहा है. शॉर्ट टर्म रीइंफोर्सर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को कई बार आउटवे कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि ड्रग्स का एग्जाम्पल ले लो तो यू नो दैट ड्रग्स विल इन फ्यूचर लीड टू बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. बट बिकॉज करंट सिनेरियो के अंदर वेन एवर यू आर इनटेकिंग ड्रग्स यू आर फीलिंग दैट हाई इन योर ब्रेन, तो यू आर लाइक यू आर अवॉइडिंग दैट. क्या ठीक है, शॉर्ट टर्म मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो आई शुड नॉट वाई शुड आई फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म वाली चीज़. ठीक है, और जैसे कि एनिमल्स को है एकदम इमीडिएट चाहिए होती है ताकि क्योंकि उनके ब्रेन स्ट्रक्चर्स उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उनकी फंक्शनिंग उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती. अगर आप आधे घंटे बाद दोगे तो वो पेयर अप नहीं कर पाएंगे 2 चीज़ों को. ह्यूमंस जो है वो फिर भी एक पॉइंट तक आपका जो डिले है उसको ब्रिज कर लेते हैं बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स एंड दे हैव अ वेरी गुड फंक्शनिंग इन देयर सेरेब्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और द फ्रंटल लोब जो आपके माथे वाले एरिया पे होता है. रेसिप्रोकल कॉन्सिक्वेंसेज की अगर बात करें तो लर्निंग इन नेचुरल सेटिंग्स इज ऑफन रेसिप्रोकल. ईच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कैन रीइंफोर्स, पनिश, एक्सटिंग्विश और क्लासिकली कंडीशन द अदर. हर एक ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स जो है वो रीइंफोर्स कर सकता है, पनिश कर सकता है, एक्सटिंग्विश कर सकता है या क्लासिकली कंडीशन कर सकता है दूसरे को. ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिला के यूज़ करनी होती है कि यू कांट जस्ट से कि आई एम ओनली गोना गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. यू विल ऑल्सो हैव टू फॉल ऑन टू सम पनिशमेंट वाली चीज़ें. यू विल ऑल्सो हैव टू फॉल ऑन टू द ऑपरेंट एक्सटेंशन वाली चीज़ें. यू विल ऑल्सो हैव टू समवेयर यूज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग वाली चीज़ें. तो ये चीज़ें हमेशा एक मिक्स मैच करके ही यूज़ करी जाती हैं. नाउ वी हैव शेपिंग अ कॉन्सेप्ट. आई नो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है बट वी हैव शेपिंग, वी हैव चेनिंग, वी हैव जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलाई कंट्रोल. ठीक है, इसके बाद मैं स्केड्यूल्स नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी. अभी के लिए विल जस्ट डू ये 3 और चीज़ें. ओके, तो थोड़ी देर की और वीडियो है, रुक जाओ प्लीज़, इतना हम कवर कर लेंगे. तो जो शेपिंग है इट इज़ अ मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, इज़ अ प्रोसीजर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग वेयर अ फाइनल डिजायर्ड बिहेवियर इज अचीव्ड बाय रीइंफोर्सिंग प्रोग्रेसिवली क्लोजर स्टेप्स टुवर्ड्स इट. ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे एक पर्टिकुलर बिहेवियर इस्टेब्लिश करना है, इफ़ आई वांट माय किड टू गेट फुल इन देयर एग्जाम्स, ओके पहली बात तो इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. इफ़ आई वांट माय किड टू डू अमेजिंगली वेल इन देयर एग्जाम, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देम a reinforcement after they score good, I could give them a reinforcement every time I see that they are putting a lot of effort towards it, ताकि उनका वो जो effort है वो बढ़ता जाए. ठीक है, for example if somebody is studying 2 hours a day and the next day they do 3 hours, so you reinforce them, you give them a chocolate or you give them something कि okay this is nice, this is a desirable behavior, तो वो behavior धीरे धीरे फिर बढ़ता जाएगा. जैसे कि there is a kid Mark, he is 4 years old. ठीक है, it's a case study given in Passer and Smith. तो he rarely engages in your physical activity and outdoor time जो होता है वो एक सैंड बॉक्स में बैठ के निकाल देता है. The goal is to increase their active play. ठीक है, to specifically get Mark to use the monkey bars that are there. वो जो होते नहीं थे वैसे क्लाइम करके आगे जाते थे. Reinforcer उन्होंने कहा attention. ठीक है, तो Mark does not manually approach the bars. ठीक है, कि reinforce करेगा उसको, तो मतलब अगर आप वेट करोगे कि वो जब खुद से अप्रोच करेगा और तो आप रीइंफोर्स करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बिकॉज दैट किड माइट नेवर गो देयर. ठीक है,
तो what you can do is to reinforce them every time that he stands in that stand box, because that's the first approximation. खड़े होगा, बाहर निकलेगा, then he'll go to that monkey bar and all that. तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो behavior establish हुआ, फिर reinforce तब करो when he stands up and walks towards the bar. सिर्फ खड़े होने पे नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद जो next step लिया उस पर reinforce करा, ठीक है. उसके बाद तब करो जब वो वहाँ से उठ के आगे गया और चलने लगा और मंकी बार के नीचे आके खड़ा हो गया. देन आफ्टर दिस गेट्स एस्टैब्लिश्ड, जब वो अब खड़ा हुआ, यू आर नॉट रिन्फोर्सिंग देम जस्ट फॉर स्टैंडिंग देयर. नाउ व्हेन द किड गोज ओवर देयर एंड वो क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, तब उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो. तो वो स्टेप बाय स्टेप आप उसका बिहेवियर शेप करते जा रहे हो. दैट्स व्हाई इट्स शेपिंग. तो इससे है कि धीरे धीरे इससे क्विकली भी नए बिहेवियर एस्टैब्लिश हो सकते हैं, इवन जब इंडिविजुअल उसको बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर इमेज दैट्स गिवन हियर. तो आपने यहाँ से करा, यहाँ पे खड़ा है माउस, तो आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया. दिस इज़ वैसे तो चेनिंग का, तो फिर भी धीरे धीरे चेनिंग के थ्रू द रैट हैज़ स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू क्लाइंब अ लैडर. पहले मैं चेनिंग समझाती हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू सो दैट यू गाइज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन चेनिंग एंड शेपिंग. काफ़ी वो हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं. Even when behavior can be learned through trial and error, shaping can greatly speed up the acquisition. जैसे कि एक रैट को अगर आप लेवर प्रेस करने पे पहले रीइंफोर्स कर रहे हो सिर्फ लेवर के पास खड़े होने से, फिर अपना पॉ बढ़ाने के लिए, फिर लेवर को टच करने के लिए, फिर फाइनली उसको डिप्रेस करने के लिए, ठीक है. जैसे कि मान लो पेरेंट जो पहले चाइल्ड को कैंडी के लिए रिफ्यूज़ करता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे रिपीटेड टैंट्रम्स के थ्रू उसको कैंडी लाइन लग जाता है. तो फिर वो बच्चा टैंट्रम्स और थ्रो करेगा, बिकॉज ही नोज दैट व्हेन आई थ्रो अ टैंट्रम आई एम गोना गेट रिवॉर्डेड. चेनिंग बात करते हैं हम. चेनिंग डेवलप्स अ सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर वेयर ईच बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म द नेक्स्ट बिहेवियर इन चेन. Behaviors are linked so that completion of one step leads to the completion of another until the goal is achieved. चेनिंग जो होती है उसमें पहले फाइनल रिस्पॉन्स को एक बैकवर्ड्स वे के अंदर देखा जाता है, ठीक है. एक रैट का एग्जाम्पल लें, तो रैट को पता है कि लेवर प्रेस करूँगा जब लाइट ऑन होगी तभी मुझे फूड मिलेगा. तो वहाँ पे पास में एक बेल ऐड कर दी, ठीक है. तो जब रैट ने एक्सीडेंटली बेल रिंग कर दी तो लाइट ऑन हो गई. तो रैट ने लेवर को प्रेस करा और उसको फूड मिल गया. तो ओवर टाइम रैट को ये समझ आ गया कि जब मैं बेल रिंग करूँगा, फिर लाइट ऑन होगी, फिर मैं लेवल प्रेस करूँगा, फिर मुझे मिलेगा फूड. तो इट इज़ बेसिकली हाउ complex action sequences in daily life are required through multiple reinforcement. वहाँ पे एक reinforcement नहीं हो रही, अलग अलग हो रही है. तो इसमें वही हुआ कि रैट ने लैडर क्लाइंब करना सीख लिया कि आपको कैसे स्ट्रिंग तक पहुँचना है, स्ट्रिंग को पुल करना है लैडर ऊपर करना के लिए, फिर उस लैडर पे क्लाइंब करना है फूड रीच करने के लिए. तो ये ट्रेनिंग लास्ट स्टेप से चालू होती है. फिर बैकवर्ड एक स्टेप को आप रीइंफोर्स करते हो, ठीक है. शेपिंग में क्या था कि आप ए से बी जा रहे हो, चेनिंग में आप बी से ए पे जाते हो. यू फोकस ऑन द एंड वाली चीज़ एंड उससे धीरे धीरे पीछे, क्योंकि रैट वांट्स द फूड एट द एंड. नो, तो फूड के लिए जो स्टेप्स करे जा रहे हैं वो स्टेप आपके चेनिंग के अंदर आ जा रहे हैं. शेपिंग में क्या हो रहा है, एक के बाद एक आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर करवाना चाह रहे हो, तो उस बिहेवियर तक जाने के लिए आप शेप कर रहे हो बिहेवियर, ठीक है. यू आर मेकिंग दैट पर्सन डू अ पर्टिकुलर थिंग बाई रीइंफोर्सिंग हिम स्टेप बाय स्टेप. तो इसमें चेनिंग में क्या है कि बैकवर्ड आपको फाइनल सिचुएशन पता है, द पर्सन ऑल्सो नोज व्हाट द फाइनल थिंग इज एंड दे वांट इट. तो आप उसको वो फाइनल चीज़ से एसोसिएट कर करके बहुत सारी चीज़ों की चेन बना देते हो कि अगर ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, तब जाके आई विल गेट व्हाट आई वांट टू गेट. सो दैट इज चेनिंग. नेक्स्ट वी हैव जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिमुलस कंट्रोल. अब अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें तो एक रिस्पॉन्स अगर होता है तो वो वैसी सिमिलर सिचुएशन के अंदर भी वही चीज़ होगी. अगर मान लो आई एम रीइंफोर्सिंग अ डॉग टू सिट, ठीक है, एंड आई एम गिविंग देम लाइक एवरी टाइम आई गिव देम अ कमांड टू सिट, आई एम गिविंग देम अ लेट्स से व्हाटएवर द डॉग फूड इज कॉल्ड, ओके. तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं कोई भी कमांड दूँ, स्टैंड की भी कमांड दूँ, तो डॉग विल एक्सपेक्ट कि हमें फूड मिलेगा, ठीक है. तो वो जनरलाइज हो गया. डिस्क्रिमिनेशन है जब पता लग जाता है कि हाँ जब मैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा हूँ तभी मुझे मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा, ठीक है.
नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई. तो एंटीसीडेंट क्यूज दैट सिग्नल व्हेन अ रिस्पॉन्स विल प्रोड्यूस रिइंफोर्समेंट, कि एक पर्टिकुलर क्यू कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस चीज़ से मुझे वैसे रीइंफोर्समेंट मिल रही है. नहीं, जैसे आई एम स्टडिंग नॉर्मली तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कह रहा है कि आई एम जस्ट देयर, एंड व्हेन आई एम स्टडिंग इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स. अच्छा दिस यूज टू हैपन विद मी. तो माई पेरेंट्स यूज टू बी लाइक यू आर नॉट स्टडिंग एंड आई न्यू दैट आई एम वर्किंग अ लॉट बिकॉज मैं सुबह उठ के कर लेती थी काम. ओके, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 12th आई यूज टू वेक अप एट 4 एंड गेट माई थिंग्स डन. आई वंडर वेयर दैट kid went because I can't wake up at 4 anymore. तो I used to do that and my parents didn't see. मैं स्कूल से घर आती थी तो I used to just watch my TV or whatever because मेरा I used to study in the morning so that I could get a very happy afternoon. So my parents started complaining and one of my parents just went and told my class teacher about it. तो he later asked me कि do you not study ये वो, how are you getting such good marks and all that. तो I told him कि उन लोग को दिखता नहीं है ये वो, and I was like very tense about it कि I am doing what I want, I am doing whatever is needed. Then he told me to study in front of them so that they know that I'm studying and then I'll get a reinforcement or whatever. तो वो जो आपको वो मुझे फिर क्यों मिल गया, फिर मैं दिखाने के लिए 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाती थी एंड देन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू वॉच माई टीवी और व्हाटएवर. तो वो एक बिहेवियर क्यू होता है आपका, एंटीसीडेंट क्यू होता है, एक सिग्नल है कि हाँ अगर मैं ये बिहेवियर इस पर्टिकुलर टाइम पे करूँगी तभी मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा. ठीक है. सो अगर वो क्यूज़ के साथ बिहेवियर बहुत वेरी करता है तो इट इज़ अंडर स्टिमुलस कंट्रोल. ठीक है. बाकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ऑपरेंट डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीजर्स अलाउ रिसर्चर्स टू टेस्ट दी परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमंस, इन्फेंट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. जैसे अगर आप लेवर प्रेस कर रहे हो रेड लाइट के प्रेजेंस में तो फूड मिल रहा है, बट अगर आपको ब्लू लाइट के प्रेजेंस में नहीं मिल रहा तो कैसे ऑर्गेनिज्म उन चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो उसकी क्या परसेप्चुअल कैपेबिलिटी है, क्या कॉग्निटिव एबिलिटी है. सो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या क्या करा. वी डिड रीइंफोर्समेंट, वी डिड पनिशमेंट. रीइंफोर्समेंट के अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव करी, पनिशमेंट में हमने पॉजिटिव नेगेटिव करी. उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को हम क्या क्या कहते हैं, कॉमेंट डाउन बिलो. आई टोल्ड यू गाइस 2 बोलते हैं. ठीक है. जब मैं बता ही देती हूँ, वन इज अवर्सिव, अदर इज रिस्पॉन्स कॉज. ठीक है. मेक श्योर यू आर कीपिंग नोट्स ऑफ ऑल दीज. रीइंफोर्समेंट में जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं, एस्केप एंड एक्टिव अवॉइडेंस. ठीक है. सो रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स विल डू लेटर एंड लेट्स डू एस्केप एंड अवॉइडेंस कंडीशनिंग पहले, क्योंकि ये हमारे रीइंफोर्समेंट के पार्ट होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के पार्ट होते हैं. ठीक है. सो बिहेवियर जो होता है रियल लाइफ के अंदर, इट फंक्शंस टू रिड्यूस और प्रिवेंट एक्सपोजर टू अनप्लेजेंट और अवर्सिव इवेंट्स. ठीक है. रियल लाइफ में हम जो बिहेवियर करते हैं वो हम करते हैं अनप्लेजेंट चीज़ों से बचने के लिए. ठीक है. तो उसमें पहली हमारी आती है एस्केप कंडीशनिंग. दिस इज द पार्ट ऑफ योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ओके, प्लीज कीप इट इन योर माइंड. ऑर्गेनिज्म जो होता है इट लर्न्स अ बिहेवियर दैट टर्मिनेट्स एन ऑनगोइंग अवर्सिव स्टिमुलस. ठीक है. कि मैंने एक बिहेवियर सीख लिया ताकि मुझे ये पर्टिकुलर पेनफुल चीज़ अवॉइड करनी है. ठीक है. और ये आप मेंटेन करके रहते हो क्योंकि वेन एवर यू डू दैट बिहेवियर आपको अवर्सिव स्टिमुलस नहीं मिल रहा. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क योर टीचर इज नॉट स्कोल्डिंग यू. ठीक है. एंड जैसे ही अवर्सिव एक्सपीरियंस एंड होता है बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है बिकॉज यू नो दैट हाँ भाई आई एम नॉट गेटिंग अ पेन आउट ऑफ इट बिकॉज आई डिड दिस. जैसे आप स्वेटर पहन लेते हो शिवरिंग को रोकने के लिए. ठीक है. आप पेन किलर्स लेते हो पेन को रिलीव करने के लिए. देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन शटल बॉक्स की. अगर आप एक एनिमल को प्लेस करते हो एक कंपार्टमेंट के अंदर और उसमें नीचे इलेक्ट्रिक फ्लोर होता है, तो जैसे ही उसको शॉक मिलेगा द एनिमल विल लर्न टू एस्केप बाय रनिंग टू अनदर कंपार्टमेंट. तो अलग अलग ट्रायल के बाद वो जल्दी चीज़ होने लग जाएगी कि हाँ अगर मुझे यहाँ खड़े होकर शॉक मिल रहा है तो मैं यहाँ रुकूंगा क्यों. ठीक है. देन अवॉइडेंस कंडीशनिंग की बात अगर हम करें तो ऑर्गेनिज्म लर्न्स अ बिहेवियर टू प्रिवेंट द अवर्सिव स्टिमुलस फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस. एक एस्केप में तो आप उससे बच के भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो कि आप अवॉइडेंस में वही कि आप वो आपके पास हो ही ना. जैसे कि आपने सनस्क्रीन लगा ली ताकि आपको सनबर्न ना हो, वो चीज़ हो नहीं रही अभी आपको, यू आर अवॉइडिंग इट फॉर अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. एस्केप के अंदर इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग. ठीक है. जैसे कि यू आर ऑलरेडी फीलिंग कोल्ड दैट्स व्हाई यू हैव पुट ऑन अ स्वेट शर्ट. अवॉइडेंस में उल्टा होता है कि आप मान लो पहले से ही आप ओबे कर रहे हो ताकि आपको
बाद में फाइन्स वगैरह ना लगाने पड़े. दैट्स वाई यू आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स कि कहीं चलान ना आ जाए. 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ अवॉइडेंस दी हमारे मोरर ने. सो आई नो वियर्ड नेम्स. अवॉइडेंस लर्निंग जो होती है वो क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों इंक्लूड करती है. क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें अगर हम, तो एक न्यूट्रल वार्निंग साइन होता है. उसके बाद अगर आपको शॉक मिल रहा है तो यू विल जस्ट अवॉइड इट ना, कि वार्निंग सिग्नल जो होता है वो क्लासिकल कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है जिससे आपका फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, एंड देन यू अवॉइड इट. ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे ही क्लासिकल स्टिमुलस आ रहा है, कंडीशन स्टिमुलस आ रहा है, द एनिमल रन्स अवे. ठीक है, तो वो अवॉइडेंस से आपका फियर हट रहा है और नेगेटिवली रेनफोर्स हो रहे हो आप. और जैसे जैसे फियर हट रहा है फिर अवॉइडेंस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और बढ़ती जाएगी. देन अवॉइडेंस को हम देखो, अवॉइडेंस इज समथिंग जो बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार आपने सीख ली, यू विल नेवर रिमेन इन द सिचुएशन लॉन्ग इनफ टू नो कि हाँ भाई वो नेगेटिव इवेंट जो है वो अब नहीं हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल. ओके, आई एम नॉट श्योर विच स्टडी दिस वर्ड्स. इट्स अ वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट. आई डोंट नो व्हाई आई एम फॉरगेटिंग इट, बट आई थिंक ये रैट्स पे करा गया था या मंकीज़ पे करा गया था. तो बेसिकली एक जगह पे मंकीज़ को बंद कर दिया गया था, एंड वेन एवर दैट मंकी यूज्ड टू, एक बार ना प्लीज़ जस्ट व्हेन आई एम सेइंग दिस बाद में इसको रीड अप कर लेना, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज बिटवीन दिस. बट स्टिल इसमें हुआ क्या था, आई विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ द स्टडी. वेन एवर अ मंकी यूज्ड टू गो अप दैट पर्टिकुलर लेवल टू गेट अ बनाना, तो वहाँ से सांप पे या तो शॉक एडमिनिस्टर होता था या उन पर बहुत ज़्यादा पानी गिरा दिया जाता था. ठीक है, तो दे आर बीइंग कॉज्ड पेन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो एवरी टाइम अ मंकी यूज टू गो देयर, सारे मंकी उसको पीटने लग जाते थे कि बिकॉज वी विल सफ़र जस्ट बिकॉज यू गो. सो वो अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए. देन आफ्टर अ पॉइंट धीरे धीरे करके ना नए मंकीज़ को लाया जा रहा था. ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे, because see a new monkey comes, the new monkey does not know कि if I go up and take that banana सब पे बारिश हो जाएगी या शॉक मिल जाएगा. तो द मंकी वुड गो एंड ट्राई, तो उसके ट्राई करने से पहले ही उसको मार देते थे सब लोग. तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे सिर्फ सारे के सारे वही मंकीज थे जिन पे एक्चुअलिटी में कभी भी शॉक एडमिनिस्टर नहीं हुआ, एक्चुअलिटी में कभी भी उन पे रेन नहीं हुई. दे जस्ट लर्नड इट कि भाई आई डोंट नो वाई वी आर नॉट सपोज टू गो देयर, बट वी आर नॉट सपोज टू गो देयर. तो एवरी टाइम एक और नया मंकी आता था तो उसको पीट दिया जाता था. इवन दो द मंकीज दैट आर ऑलरेडी देयर इन द बॉक्स, दे डोंट नो कि वहाँ जाने से होगा क्या, उन्हें पता ही नहीं वहाँ जाने से क्या होगा. बट उन्होंने वो सीख लिया कि हमें वहाँ नहीं जाना, बिकॉज वहाँ जाने से ही वी आर गेटिंग लॉट ऑफ पेन, एवरीबडी इज बीटिंग अस अप, वी आर नॉट सपोज टू गो देयर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड दिस इज़ अगैन जो मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ अवॉइडेंस. यू कैन रीड इट अप, ये तुम्हारे पैसेज स्मिथ के अंदर ही दी हुई है. एंड दीज आर योर एप्लीकेशंस एंड स्केड्यूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे. दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई नो थोड़ा सा कंटेंट हैवी है, बट आई मीन ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वर्थ इट. एक बार समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू फिगर थिंग्स आउट. एवरीथिंग वुड बी ऑन योर टिप्स, बिकॉज ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बाकी अगर तुम्हें मुझसे कनेक्ट करना है, यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम. आई पोस्ट साइकोलॉजी रेलेवेंट स्टफ ओवर देयर. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की चीज़ें मैं डालती हूँ. व्हाट्सएप कम्युनिटी तुम ज्वाइन कर लोगे, तुम्हें पीपीटी चाहिए, मैं सारा का सारा पीपीटी रिसोर्सेज PYQs हर चीज़ आई शेयर ओवर देयर. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन बिलो. कुछ डिस्कशन करना है कॉमेंट पे तो मैं एक्टिव रहूँगी, बट अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो यू कैन गो अहेड विद दैट. एंड I hope you guys are making good notes and please keep referring to those notes, because ये particularly एक टॉपिक है, सिर्फ लर्निंग का टॉपिक है तुम्हारे पूरे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में, जो कि कन्फ्यूजिंग है. बाकी अदर टॉपिक्स आर वेरी इजी एंड दे आर द टॉपिक्स जो यूँ याद हो जाएंगे. बीट मेमोरी, बीट मोटिवेशन, दोज थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल. इसी में क्योंकि बहुत कंडीशनिंग ओवरलैप हो रही है, अपने क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग ओवरलैप हो रही है कहीं कहीं, तो यू गाइज कैन गेट कन्फ्यूज. सो द बेस्ट थिंग इज मेक अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स, मेक कंपैरिजन टेबल्स बिटवीन द टू, मेक अ चीट शीट जिसमें तुम्हारा क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों सेम पेज पे हैं. मेक एवरीथिंग इन ब्रीफ, 2 फ्लो चार्ट बना दो सेम पेज पे, सो दैट व्हेन यू रेफर इट तुम उसे सेपरेट कर पाओ. तुम्हारा जनरलाइजेबिलिटी नहीं लगनी चाहिए वहाँ पे. यू शुड फॉलो सर्टेन डिस्क्रिमिनेटिव क्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी शुड बी देयर इन यू. सो येस गाइज, बाय बाय, टेक केयर.